रस, छंद एवं अलंकार। अनुभाव किसे कहते हैं? अनुभाव किसे कहते हैं? आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को। अनुभाव आमलन, अनुभाव आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित कराने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित कराने वाले जो कार्य होते हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। अनुभाव के 4 भेद होते हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक और आहार्य। ठीक है, तो अनुभाव के 4 भेद होते हैं। कलेजे पर सांप लौटना, मुहावरे का क्या अर्थ है? कलेजे पर सांप लौटना का अर्थ होता है ईसा से जल उठना। ईसा से जल उठना, कलेजे पर सांप लौटने का आशय है ईसा से जल उठना। अनुभाव किसे कहते हैं? अनुभाव किसे कहते हैं? आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को, बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। अनुभाव आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न होता है। भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग किया गया है? बी ऑप्शन, चौपाई का। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी में चौपाई का प्रयोग किया गया है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। और चरण के अंत में गुरु और लघु होता है। चरण के अंत में गुरु और लघु होता है, गुरु और लघु। ठीक है, चौपाई में। निम्नलिखित में से सही कथन क्या है? सही कथन क्या है? ए ऑप्शन, उल्ला मात्रिक छंद है। उल्ला क्या है? मात्रिक छंद है। उल्ला से संबंधित पूछ लिया तो उल्ला क्या? एक मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद है उल्ला। ठीक है, मात्रिक छंद। उल्ला मात्रिक अर्ध सम छंद है, अर्ध सम छंद। ठीक है, अगर यहाँ पर अर्ध नहीं दिया था तो फिर अगर कभी अर्ध दे दे तो उल्ला क्या कर देंगे हम लोग? अर्ध मात्रिक छंद, मात्रिक अर्ध सम छंद हो जाएगा। इसके विषम चरणों में 15-15, इसके विषम चरणों में 15-15, सम चरणों में 13-13 मात्रा होती है। कुल इसमें 28 मात्रा होती है। इसमें उल्ला, उल्ला 28। ठीक है, ये देखिए, यो किधर जा रहे हैं बिखर, कुछ बनता इससे कहीं संगठित एरमी रूप धर, शांतिपुर जीतो मही। मैंने बताया टोटल 28। ठीक है, उल्लाह में मात्रिक अर्ध समछंद है। इसके विषम चरणों में 15-15, ठीक है, और सम चरणों में 13-13 मात्रा होती हैं, उनको हम उल्लाह कहेंगे उसको हम। ठीक है, मंगल भवन अमंगलहारी, तो इसमें वही चौपाई होता है। ठीक है, एक मिनट, इसको फैक्ट है, ये देखिए। उपयुक्त पंक्ति में चौपाई छंद, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती हैं। सभी जो प्रत्येक छंद है वहाँ पर 16 मात्रा होती हैं। ठीक है, और चरण के अंत में गुरु और लघु होता है। ठीक है, इसे जयकारा छंद के नाम से भी जाना जाता है। चौपाई छंद को जयकारा छंद के नाम से भी जाना जाता है। चौपाई छंद को जयकारा छंद के नाम से भी जाना जाता है। समसायिक छंद है ये। ठीक है, समसायिक छंद भी है। बिना पदु चले सुने बिन काना, बिना बिनु पदु चले, बिन पदु चले बिन पद चले सुन बिन काना में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? विभावाना, विभाना अलंकार है। कौन सा? विभाना। ये तो सुना भी नहीं कभी। देखते हैं, बिन पद चले सुन बिन काना, सुने बिन काना में विभाना अलंकार है। जहाँ कारण के अभाव में कार्य होना हो, जहाँ कारण के अभाव में कार्य होना पाया जाए वहाँ विभाना अलंकार होता है। एक मिनट, बिन पद चले सुने बिन काना में विभाना अलंकार है। ठीक है, तो जहाँ कारण के अभाव में, जहाँ कारण के अभाव में कार होना पाया जाए वहाँ पर विभान अलंकार होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद करके रखना है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। उदित उदयगिरी, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा? रूपक अलंकार है। ठीक है, उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग में रूप अलंकार है। जहाँ पर उपमेय को ही उपमान का रूप दिया जाए, उपमेय को ही उपमान का रूप दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। उपमेय को ही उपमान का रूप दिया जाए। ठीक है, बिनु पद चले सुनो बिन काना में कौन सा अलंकार है? विभाना अलंकार है। शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? डी ऑप्शन, रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। रवीन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद है। गलत। राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं। गलत। पद के चौथे भाग को चढ़ कहते। गलत।
रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की है, ठीक है, सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन थे? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम जो लेखक हैं वो गार्सा द तोशी थे। गार्सा द तोशी ने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा है। सबसे पहले देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक गार्सा द तोशी, जिनके इनके इतिहास का नाम इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुए ए हिंदुस्तानी है, ठीक है। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुए ए हिंदुस्तानी है, ठीक है। गार्सा द तोशी ने लिखा है। कैसा क्वेश्चन था कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक थे गार्सा द तोशी। गुनाहों का देवता के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गुनाहों के देवता के रचनाकार धर्मवीर भारती। इनके द्वारा रचित अन्य कृतियां सात गीत वर्ष, कनुप्रिय, अंधा युग, सूरज के ठेले पर, हिमालय, सातवां घोड़ा, ठीक है। तो ये सब इनकी हैं। कनुप्रिया भी इनकी है। अंधा युग भी इनका ही है, धर्मवीर भारती का। अंधा युग धर्मवीर भारती का। सातवां घोड़ा भी धर्मवीर भारती का। कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। उर्वशी, आंसू, वनमिलन, कानन, कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, चित्राधर, झरना, लहर, ये सब जयशंकर प्रसाद की कृतियां। उर्वशी और आंसू भी जयशंकर प्रसाद की हैं। सेवा सदन किसकी रचना है? प्रेमचंद की। सेवा सदन प्रेमचंद की रचना है। सेवा सदन 1918 में प्रेमचंद का उर्दू उपन्यास वाजरे हुस्न का हिंदी रूपांतर है। यह इनका पहला पूर्ण उपन्यास है तथा वैश्य जीवन से संबंधित उपन्यास है सेवा सदन, ठीक है। अब प्रेमचंद द्वारा रचित अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास यहाँ पर आप देख सकते हैं। वरदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान 1936 में, ठीक है। मंगलसूत्र, तो जो मैंने अभी बताया था, कौन सा बताया? सेवा सदन वेश्यावृत्ति से संबंधित है, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। हरी घास पर क्षणभर किस कवि का काव्य संग्रह है? अज्ञे जी का, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है? कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है। इनके सब देख लो। हरी घास पर क्षणभर 1949 में, ठीक है। अज्ञे का एक काव्य संग्रह है, ठीक है। ये एक काव्य संग्रह है। इनके द्वारा रचित अन्य महत्वपूर्ण काव्य संग्रह भग्नदूत, चिंता, इल्लियलम, बाबरा हीर, ठीक है। इंद्रधनुष रोंदे हुए, ठीक है। और आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, ये सब किनके अयोध्या सिंह के, ठीक है, अज्ञे जी के। और पूरा नाम बताना कमेंट्स में। चलिए, चांद का मुंह टेढ़ा किस कवि का काव्य संग्रह है? मुक्तिबोध का। चांद का मुंह टेढ़ा किसका? मुक्तिबोध का। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चांद का मुंह टेढ़ा, एक मिनट, चांद का मुंह टेढ़ा है 1964, ठीक है। भूरी भूरी धाक भूल 1980 में, ये भी मुक्तिबोध का, ठीक है। होरी किस उपन्यास का पात्र है? गोदान का। होरी किस उपन्यास का पात्र है? गोदान का। होरी, ठीक है। निम्न में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? तो रश्मिरति नहीं है, बाकी उर्वशी, कुरुक्षेत्र और मेघनयनी। उर्वशी और किसका भी है? नहीं पूछा था तो रश्मिरति। उर्वशी और किनका मैंने बताया था? जयशंकर का भी है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी का भी है, ठीक है। उर्वशी, तभी मैं सोचूं डबल कैसे। ये इस प्रकार से गद्यांश पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, अपठित गद्यांश पूछे जाते हैं। इनको आप फिर क्वेश्चन याद हो जाएंगे। वो जैसा इस गद्यांश में बोलते हैं, जैसा इस गद्यांश में लिखा, उसी के हिसाब से आपको आंसर करने होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर मैंने इस तरीके से करा दिया तो आपको फिर उसी प्रकार से याद हो जाए। जैसा आपके प्रश्न में कंडीशन बन रही है आपके एग्जाम में, जैसे पूछा गया गद्यांश, उसी के हिसाब से आपको देने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसको कराने से कोई मतलब नहीं है। बस आप लोग जैसा आए, आप लोग बस इतना समझें, जैसे ये आया आपको इसी के पूरे पैटर्न पर ही आपको आंसर करना पड़ेगा। बाकी आपकी समझ पर निर्भर होगा, ठीक है। विविध देखेंगे फ्रेंड्स। विविध, निखोट का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। निखोट का विशुद्ध नहीं है, बाकी दोष रहित, बिना संकोच के, अशुद्ध, ठीक है। ये सब है निखोट के अर्थ। बाकी नहीं पूछा तो विशुद्ध नहीं है। निखोट का अर्थ विशुद्ध या बिल्कुल शुद्ध होता है। इसका प्रयोग दोष रहित के लिए भी होता है। विलक्षण और बिछड़, ठीक है। विचक्षण शब्द के अर्थ क्या है? विलक्षण और विचक्षण, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन, विचित्र और दक्ष। विलक्षण का हो जाएगा विचित्र, और विचक्षण का क्या हो जाएगा? दक्ष हो जाएगा। दक्ष कभी कभार महारथी भी बोल देते, दक्ष माने बहुत दक्ष है ना। विलक्षण और विचक्षण शब्द के आश्रय हैं विचित्र और दक्ष, ना कि विशेष, ठीक है। तो विचक्षण का दक्ष हो जाएगा। डांड देना का क्या अर्थ है?
दंड देने का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा ए ऑप्शन, जुर्माना देना। पनही का, पनही का अर्थ क्या है, पनही का गले का आभूषण। पनही का मतलब क्या होता है, पहनने की क्रिया, पनहारने जूता। अगर हम पनही बोल दें, पनही, तो और आप पूछ लें तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे जूता बताओगे। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जूता होगा, ठीक है, जूता, जूता जूता होगा, ठीक है। जब हम लोग सही, जो गलत होता है उसको सही बताकर फिर उसको सही को गलत बताते, वो चीज़ और अच्छे से याद हो जाती है। जैसे कि एक कुमार सर है, वो करंट अफेयर्स गलत बता देते, गलत छपवाते, फिर उसको सही करते, गलत मिटाते, फिर सही बताते हैं ना, तो वो चीज़ और याद आ जाती है ना। तो मेरे मुँह से निकल गया था, ये वाला गलत है, ये भी गलत है, सही कौन सा हो जाएगा, पनही माने जूता होगा। लाओ मेरे पनही लाओ, इस प्रकार से बोलते हैं। पनही एक ग्रामीण बोली शब्द है, ठीक है, बोलते हैं गाँव में, जिसका आशय होता है जूता, ठीक है। पनही, पनही पनही पड़ेंगी मतलब जूते जूता पड़ेंगे, ऐसे बोल देते हैं कभी कभार लड़ाई में। चलिए, निम्नलिखित वाक्य में सुंदर शब्द के अर्थ की पहचान करें। सुंदर शब्द के अर्थ की पहचान करें। नर्तकी अपनी मुद्राओं में सुंदर लग रही है, सी ऑप्शन, मनोहर, ठीक है। नर्तकी अपनी मुद्राओं में मनोहर लग रही है, इस प्रकार से बोलेंगे, मनोहर, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए, सहायक मंत्री की ओर से उनके सहायक ने प्रश्नों का उत्तर दिया। सहायक मंत्री की ओर से उनके सहयोगी ने, ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सहयोगी ने। याचना, कातिल ने पीड़ित परिवार से दया याचना की। याचना, कातिल ने पीड़ित परिवार से दया याचना की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मांगना। मांगना, मांगना क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मांगना। देखिए, याचना, कातिल ने पीड़ित परिवार से दया, परिवार से दया मांगना, या क्या लिखा, कैसे हुआ ये, यहाँ पर देखते, एक मिनट। प्रसंगत संदर्भ के अनुसार याचना का सर्वाधिक निकट शब्द अर्थानुसार मांगना। ये जो याचना है, यहाँ पर आप मांगना करो। अब पढ़ते हैं इसको, मांगना। कातिल ने पीड़ित परिवार के पीड़ित परिवार से दया याचना की, दया याचना की, मांग की, ठीक है। तो याचना की जगह मांगना, ठीक है। याचना तो कोर्ट में पेश करते हैं इस प्रकार, ठीक है। चलो आगे देखिए, हतोत्साह। हतोत्साह प्रबंधक प्रोग्राम के प्रदर्शन से हतोत्साहित हो गया था, ए ऑप्शन। अप्रसन्न, ठीक है, अप्रसन्न क्योंकि अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं हुआ था। हतोत्साह प्रबंधक प्रोग्राम के प्रदर्शन से हतोत्साहित हो गया था। अप्रसन्न, इसका मतलब हंसना फंसना नहीं है, इसका मतलब हतोत्साहित मतलब सही नहीं पड़ा, ठीक है। देखिए, हतोत्साहित मतलब खुश नहीं हुआ, इसका मतलब ये है खुश नहीं है, खुश नहीं है, ये मतलब है। तो यहाँ पर अप्रसन्न हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न और प्रश्न में तो अर्थ समझ ही रहे होंगे आप लोग, ठीक है। भंग, टेनिस खिलाड़ी ने पिछले विश्व रिकॉर्ड को भंग कर दिया था। भंग भंग कुछ नहीं होता, तोड़ना होता है, ठीक है, तोड़ना। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है, क्या पाई जाती है, निर्लिप्तता पाई जाती है, निर्लिप्तता। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है, निपटता, निष्कपटता, लिप्तता। तो निर्लिप्तता, ये लिप्तता हो जाएगी मतलब लालच, और इससे निर्लिप्तता नहीं है कोई निर्लिप्तता, ठीक है। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है, अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अलमारी किस भाषा का शब्द है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है, विदेशी भाषा पुर्तगाली से संबंधित है, ठीक है। द्विज के अनेकार्थक शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता, द्विज में कौन सा नहीं आता, ये पर्यायवाची, वो अर्थ समझ लो, पर्यायवाची संबंधित, ठीक है। द्विज मान लो, द्विज, तो द्विज का नहीं पूछा आता, तो द्विज माने विधेय नहीं आता, बाकी पक्षी भी बोलते हैं, ब्राह्मण भी बोलते हैं, दांत भी होता है द्विज, ठीक है। विधेय शब्द द्विज का अनेकार्थक स्वरूप नहीं है, जबकि इसके अनुरूप इस प्रकार है, ठीक है। ब्राह्मण भी होता है द्विज, दांत, अंडज, पक्षी, चंद्रमा, ये भी, चंद्रमा को भी द्विज बोल देंगे, ठीक है। चंद्रमा को भी द्विज बोल देंगे, चंद्रमा को भी द्विज बोल देंगे। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द प्रयोग होगा, द्विज, चंद्रमा और ब्राह्मण को भी, ठीक है। पक्षी को भी बोल देंगे, ठीक है। जबकि सोम का अर्थ अमृत होता है, बड़ का अर्थ अक्षर और श्रेष्ठ का अर्थ महान होता है, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा, जहाँ भी आपको क्या शब्द आ जाए, कब आ जाए, वो क्या क्यों आ जाए ना, वाई, वाई लगे, जहाँ पर हम लोग को लगे, हाँ, तो वही वो आंसर माना जाएगा, ठीक है। क्यों, क्यों लगाए, क्यों, क्यों प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, डी ऑप्शन राइट। समाज का सही विशेषण रूप क्या होगा, समाज का सही विशेषण रूप क्या होगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सामाजिक। काफ़ी सारे वीडियो देखने के बाद, काफ़ी सारे समझने के बाद मेरा दिमाग फिर से ख़राब हो जाता है ये विशेषण और विशेष्य में। लेकिन जितना आप प्रश्न को सॉल्व करोगे, आप प्रश्न सॉल्व करते जाओगे, आपकी समस्या ख़त्म होती जाएगी। बहुत ही ईजी टॉपिक था,
बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। देखिए समाज का सही विशेषण रूप क्या है, इसको हम लिए एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, विशेषण और विशेष का। तो आप लोग देखना, एक वीडियो बनाया है मैंने ऑलरेडी, तब मुझे समझ में आया। देखिए समाज का सही विशेषण रूप क्या होगा। जैसे विशेषण, एक समाज होता है, ठीक है, समाज होता, और उसी से कोई एक नया शब्द बन जाए, जैसे कि मैंने बताया सामाजिक, तो इसको ही विशेषण कह देंगे, ठीक है, सी ऑप्शन। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा कोई, जैसे कि राम, माँ, कुछ और ही बता देते हैं, समाज, सामाजिक हो रहा है ना। कोई भी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसको विशेषण कहेंगे, ठीक है। जिस शब्द की विशेषता बताया जाए वह विशेष कहलाता है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। समाज का विशेषण क्या हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष कहते हैं, ठीक है। तो विशेष यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समाज हो जाएगा। समाज का विशेषण क्या हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा। कवि न कवि में कौन सा क्रिया विशेषण है। कवि न कवि में कौन सा क्रिया विशेषण है, ए ऑप्शन यौगिक क्रिया विशेषण है। कवि न कवि में यौगिक क्रिया विशेषण जिस शब्द से क्रिया जिस शब्द शब्द कवि न कवि में यौगिक क्रिया विशेषण है जिस शब्द से क्रिया को मैं क्रिया विशेषण या दूसरी क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के 3 भेद है। क्रिया विशेषण कितने भेद हैं, 3 भेद है, ठीक है। देखिए मूल क्रिया विशेषण ठीक, दूर, अचानक, फिर। देखिए यहाँ पर देखते हैं, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण 3 भेद हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण देखेंगे, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण क्या है, ठीक, दूर, अचानक, फिर, ठीक, दूर, अचानक, फिर, ठीक, दूर, अचानक, फिर, ठीक है। यौगिक क्रिया विशेषण में क्या हो जाएगा, घर घर, बीच बीच, एक एक, धीरे धीरे, जहाँ जहाँ, जहाँ तहाँ, ये हो जाएगा यौगिक क्रिया विशेषण। स्थानीय क्रिया विशेषण इसका कोई एग्जाम्पल ही नहीं दिया गया है, ठीक है, ठीक है, आप इसका देख लेना जरूर पर। यौगिक क्रिया विशेषण सबसे ज़्यादा आता है, घर घर, बीच बीच, एक एक, धीरे धीरे, जहाँ तहाँ, तो पूछ लिया तो आप समझ जाना ये क्रिया विशेषण है, ठीक है। अब आया ये, इधर आ गई इंग्लिश। अब इससे और ज़्यादा टॉपिक हैं, उनको भी देखना पड़ेगा। आजीवन में समास है, आजीवन में कौन सा समास है, आजीवन में समास है अव्ययीभाव, अव्ययीभाव समास। आजीवन, आ और जीवन में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है। आजीवन में अव्ययीभाव समास है, ठीक है। अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास अव्यय और संज्ञा के योग से बनता है, अव्यय और संज्ञा के योग से बनता है। इसमें प्रथम पद को पूर्व पद, प्रधान पद, ठीक है। इस समस्त पद का रूप किसी भी लिंग वचन आदि के कारण नहीं बदलता है। जैसे यथाशक्ति, आजन्म, है ना, ये सब किसके, अव्ययीभाव के समास हैं, ठीक है। आए देखिए ये सब दिया गया है। और समसायिक पद और एक तरफ है समास, ठीक है। समसायिक पद हैं और एक तरफ है समास। तो त्रिभुज आ जाए तो ये द्विगु समास में, त्रिपुरारी आ जाए तो बहुब्रीहि समास में, भाई भाई आ जाए तो अव्ययीभाव समास में, भाई बहन आ जाए तो द्वंद्व समास में। अगर भाई भाई आता है तो अव्ययीभाव समास हो जाएगा, भाई बहन आता है द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि भाई भाई तो बराबर है ना। भाई और बहन आ जाए, भाई और बहन तो द्वंद्व समास, भाई भाई आ जाए तो अव्ययीभाव समास, त्रिपुरारी आ जाए तो बहुब्रीहि समास। त्रिपुरारी मतलब भगवान त्रिपुरारी, शायद भगवान श्री कृष्ण होंगे त्रिपुरारी है, भगवान ही मान लो, कौन से भी मान लो, है ना। त्रिपुरारी, बहुब्रीहि समास, ठीक है, त्रिपुरारी। और द्विगु समास में त्रिभुज उदाहरण आप ऐसे करके याद कर लो कि त्रिभुज जो उदाहरण है वो द्विगु समास का है, और त्रिपुरारी और लंबोदर ये सब इसके बहुब्रीहि समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति में कौन सा समास है, मैंने बताया था अव्ययीभाव समास। यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है। यथाशक्ति का समास विग्रह होता है, यथाशक्ति का समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति मतलब ये शक्ति के अनुसार। अव्ययीभाव समास इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है और समसाय और सामासिक या समास पद अव्यय होता है, ठीक है, और वही प्रधान भी होता है। ग्रह कलह शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा, ग्रह कलह मतलब डी ऑप्शन, ग्रह में कलह, ठीक है। ग्रह कलह मतलब ग्रह में कलह, डी ऑप्शन ऐड हो जाएगा। पीताम्बर में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है, पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। इसका समास विग्रह होता है पित्त प्लस अम्बर, जिसका अर्थ होता है श्री कृष्ण,
पीला है जिसका अंबर, कौन है वो? श्री कृष्ण। समास में आए पदों को छोड़कर सभी अन्य पद की प्रधानता होती है तब उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। कर्मधारय समास समस्त होने वाले पद समानाधिकरण को अर्थात विशेष विशेषण भाव को प्राप्त है। कर्ता कारण कारक हो और लिंग वचन में समान हो वहाँ कर्मधारय समास होगा। पित्त प्लस अंबर बराबर पीताम्बर। पीताम्बर शब्द में कर्मधारय समास भी होता है परंतु विकल्प में कर्मधारय और बहुव्रीहि होने पर बहुव्रीहि ही माना जाएगा। देखो अगर पीताम्बर है, ठीक है, पीताम्बर है, ठीक है, और वहाँ पर कर्मधारय दिया और बहुव्रीहि भी दिया है तो वहाँ पर कौन सा करेंगे? बहुव्रीहि होने पर बहुव्रीहि माना जाएगा। क्या कह रहा था? पीताम्बर शब्द में कर्मधारय समास भी होता है परंतु विकल्प में अगर कर्मधारय और बहुव्रीहि होने पर बहुव्रीहि माना जाएगा। अगर कर्मधारय और बहुव्रीहि है तो वहाँ पर कौन सा माना जाएगा? बहुव्रीहि माना जाएगा। ठीक है, ध्यान से लिख लेना। समास के कितने भेद हैं? समास के 6 भेद हैं। समास के कितने भेद हैं? समास के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। ठीक है, समास के 6 भेद हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। ठीक है, एक बार फिर से, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल, नील कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगर यहाँ पर पीताम्बर होता, पीताम्बर, तो आपका आंसर हो जाता ए, बहुब्रीहि मानते। सषणामास का संधि विच्छेद क्या होगा? सषणाम का संधि विच्छेद सट प्लस मास, सट प्लस मास, तो क्या हो जाएगा? सट प्लस मास बराबर हो जाएगा षण्मास। निम्न में से बहुब्रीहि समास किसमें है? बहुब्रीहि समास किसमें है? लंबोदर में बहुब्रीहि समास है।